डेडलाइन कमिंग फ्राइडे है, फ्राइडे से पहले पहले उसको ज़रूर सबमिट करवाएं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, अगर आपने इसका नाम ऑलरेडी सुना है दैट्स गुड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हम क्यों बनाते हैं। The main heading is why do we prepare statement of cash flows, or why is there need to prepare statement of cash flows। इससे पहले हमने जो फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखे हैं दे आर इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। These all documents do not explain actual cash inflows or cash outflows। If you see इनकम स्टेटमेंट में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंसेस को कंपैरिजन करके प्रॉफिट और लॉस मेजर करते हैं एंड दिस इज़ फॉर द ईयर। इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग जो लिखी जाती है दैट इज़ फॉर द ईयर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज़ एज एट ईयर एंड डेट। ईयर एंड डेट के ऊपर बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं, कैपिटल की क्या सिचुएशन है, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उनको हम लिस्ट डाउन करते हैं और we prove that the total assets will be equal to capital plus liabilities। And then statement of changes in equity। statement of changes in equity जो हम बनाते हैं इसमें हम क्या करते हैं, इक्विटी के अंदर थ्रू आउट द ईयर जहाँ भी चेंजेस आए उसको हम वर्कआउट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नेक्स्ट स्लाइड चेंज करें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू शेयर इशू, राइट्स इशूज, बोनस इशूज, रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, या हमने जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफ़र किया एट्सेट्रा। तो ड्यू टू एनी रीज़न whenever there is a change in statement equity terms उसको हम हाईलाइट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। सो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें कहीं पे भी कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज हाईलाइट नहीं हो रहे। तो कैश फ्लोज को डिटेल मेजर करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज प्रिपेयर करते हैं। इस पर क्लिक करें, स्लाइड पे क्लिक करें। देन here are segments of statement of cash flows। ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो हम बनाएंगे उसके कितने पार्ट्स हैं, कितने सेगमेंट्स हैं। सो here you can see first of all here is cash flows from operating activities। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? These are basically sale or purchase of stock। स्टॉक की जो सेल और परचेज है दैट इज़ बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, द रूटीन एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। देन here are कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि बिजनेस वो नॉन करंट एसेट्स की सेल्स परचेजेस करता है। परचेज आर सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, दीज आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। देन कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं कि कंपनी जब शेयर इशू करती है और कैश कलेक्ट करती है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, देन बैंक से लोन ले लेती है या डिबेंचर्स इशू कर लेती है, या लोन रीपे करना, डिबेंचर्स रिडीम करवा लेना या बैंक का लोन रीपे करना। सच एक्टिविटीज़ आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो पहले तो मुझे जितनी भी ट्रांजैक्शंस, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बिज़नेस में उनको हमने ग्रुप कर लिया कि स्टॉक की जो सेल्स और परचेज हैं दे आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नॉन करंट एसेट्स की जो सेल्स परचेजेस हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, और इसी तरह से शेयर्स इशू करना या शेयर्स रिडीम करवा लेना
बैंक से लोन ले लेना या बैंक लोन जो है वो रीपे करना, डिबेंचर्स इशू करना या डिबेंचर्स रिडीम करवा लेना, ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे एक टर्म आपके सामने आ रही है, रिडीम करवाना। तो ये हमने कंपनी अकाउंट्स में सीखा था कि दिस इज़ ऑपोजिट टू इशू ऑफ शेयर्स। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, दैट मीन्स कि जी कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए टू द इन्वेस्टर्स, टू द शेयर होल्डर्स, और उनसे कैश कलेक्ट कर लिया। जब बाद में रिडीम करवाएगी कंपनी या रिडम्पशन होगी, दैट मीन्स कि कंपनी उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न कर देती है, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को पैसे वापस कर देती है, तो उनसे शेयर्स वापस ले लेती है। इसके बाद हियर इज फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है इसलिए हमें बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट स्लाइड्स में इन्हीं को थोड़ा ब्रेकअप किया गया। अगर आप देखें तो ये इसके 3 सेगमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। उसमें फर्स्ट सेगमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन है, दैट इज़ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जैसा कि थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। दीज आर सेल्स आर परचेजेज ऑफ स्टॉक। स्टॉक की जो सेल्स आर परचेजेज हैं, दे आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। एंड इफ़ यू रिमेंबर, ये जो स्टॉक की सेल्स आर परचेजेज हैं, इसको हम कहाँ पे सम अप करते हैं, कहाँ पे इसके रिजल्ट्स प्रिपेयर होते हैं? दैट इज़ बेसिकली इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इज़ द डॉक्यूमेंट जहाँ पे हम सबसे पहले सेल्स लिखते हैं, देन कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस होती हैं, देन डिफरेंट डिफरेंट अदर एक्सपेंसेस लेस होते हैं। बट वट एवर वी पुट हेयर, दे आर ऑल अबाउट सेल्स आर परचेजेज ऑफ स्टॉक। तो जो स्टॉक की सेल्स आर परचेजेज हैं, व्हेन दीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इनकम स्टेटमेंट की एक जो कह लें कि सेकेंड लास्ट वैल्यू है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं। हम उस प्रॉफिट को पिक करते हैं और उसके अंदर हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो अब ये हम जो प्रॉफिट की वैल्यू ले रहे हैं, देयर इज़ अ क्वेश्चन कि हम उस प्रॉफिट की वैल्यू को क्यों ले रहे हैं और उसके अंदर हम क्यों एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो ये पहली वैल्यू जो हम पिक कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन है, ध्यान से बात को आपने समझना कि अगर आप इनकम स्टेटमेंट को फॉर अ मोमेंट थोड़ा सोचें, तो ये ऐसे ही है कि जैसे सेल्स हमारे इनफ्लोज हैं, तो सेल ऑफ स्टॉक है वो कंपनी के इनफ्लोज हैं, और उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, दे आर ऑल बेसिकली आउटफ्लोज। तो जब हम सेल्स एंड ऑल द एक्सपेंसेस व्हेन वी कंपेयर, तो जो प्रॉफिट हमारे सामने आता है, जो प्रॉफिट हमारे सामने आता है वो बेसिकली क्या है? नेट कैश फ्लो। तो हमने उस नेट कैश फ्लो की वैल्यू को पकड़ा, विच इज़ प्रॉफिट फिगर। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारे प्रॉफिट की वैल्यू है, इसको मैं एक नेट कैश फ्लो कह रहा हूँ। कैसे? कि जो सेल्स की अमाउंट है वो हमारे इनफ्लोज होते हैं, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं दे आर ऑल बेसिकली आउटफ्लोज। दे आर ऑल बेसिकली आउटफ्लोज। सो जो एंड पे कंपैरिजन के बाद, द सेल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस के कंपैरिजन के बाद वैल्यू हमारे सामने आएगी, द प्रॉफिट। दिस इज बेसिकली नेट कैश फ्लो। तो हमने उसको पिक किया। अब इसके अंदर हम एडजस्टमेंट्स करेंगे वेर एवर वी नीड एन एडजस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक कि जी जो हमने प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड आउट की है,
उसके अंदर सबसे पहले तो आप क्या करें जी, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करें। डेप्रिसिएशन विच इज़ रिडक्शन ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, और आप देखते हैं कि स्लैश में लिखा हुआ है अमॉर्टाइजेशन। अमॉर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन का ही ऑल्टरनेटिव है कि व्हेन देयर इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एनी इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट। इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट जैसे हमारे ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल, इनकी वैल्यू में जो रिडक्शन है वो अमॉर्टाइजेशन है। तो अमॉर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन दोनों हमारे एक्सपेंस कंसिडर किए जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में, और ये एक नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। व्हेन दीज आर नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो बेसिकली ये कोई आउटफ्लो नहीं है, एज सच कोई आउटफ्लो नहीं होता बिजनेस का, दैट इज अ जस्ट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। तो क्योंकि ये कोई आउटफ्लो नहीं है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट की वर्किंग में इसको सब्ट्रैक्ट किया गया हुआ है, तो उसको हम, जो हमने प्रॉफिट की वैल्यू को पकड़ा है, उसको उसमें हम ऐड बैक कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया जाएगा इन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब डेप्रिसिएशन अगर तो सिनेरियो के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में या कहीं भी हाईलाइटेड है, गिवन है, तो उसको ले लिया जाएगा। अगर ना दी हो कि जी फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है, तो उसके लिए हम डिफरेंट लेजर अकाउंट्स बनाएंगे रिगार्डिंग नॉन करंट एसेट्स। जैसे नॉन करंट एसेट्स का जो कॉस्ट का टी अकाउंट होता है, इसी तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट एट्सेट्रा। तो दीज लेजर अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन। तो फॉर्मेट को समझने के बाद ये आपको लेजर अकाउंट्स भी दोबारा समझाए जाएंगे कि हाउ टू फाइंड द डेप्रिसिएशन और एनी अदर आइटम रिगार्डिंग नॉन करंट एसेट्स। जैसा कि नेक्स्ट वैल्यू है लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, उसको हम ऐड बैक कर रहे हैं। तो ऐड करने की रीज़न क्या है कि ये जो लॉस है ऑन द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, कि इनकम स्टेटमेंट की वर्किंग में हमने लेस किया होगा, सो उसको हम ऐड बैक करवा रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इसको यहाँ पे क्यों हम ऐड बैक करवा रहे हैं। वो इसलिए कि नॉन करंट एसेट्स की सेल्स और परचेजेस के हवाले से हम अलग से एक हेडिंग बनाने जा रहे हैं इन द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, दैट इज कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो दैट्स वाई फॉर द मोमेंट हम क्या कर रहे हैं, जो नॉन करंट एसेट की सेल के ऊपर इफ़ देयर इज़ एनी लॉस, उसको हम ऐड बैक करेंगे। और अगर प्रॉफिट आया है, अब ये जो प्रॉफिट है ये हम इनकम स्टेटमेंट की वर्किंग में ऐड करते हैं टू द ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट थ्री एडजस्टमेंट्स हैं दे आर ऑल अबाउट नॉन करंट एसेट्स। जैसे नॉन करंट एसेट्स की डेप्रिसिएशन ऐड हो गई, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स ऐड हो रहा है क्योंकि ये भी यहाँ पे लेस हुआ था, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स लेस हुआ क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में ये एडेड है। इसके बाद हमने स्टॉक और डेटर्स का इंक्रीज डिक्रीज देखना है। अब ये क्यों देखना है, क्योंकि स्टॉक या डेटर्स का जो इंक्रीज डिक्रीज है, इसका भी कैश फ्लोज के साथ एक कंसर्न है। इस पर हम बात करेंगे कि कैसे। तो इसके इंक्रीज डिक्रीज को पहले तो समझ लें कि हाईलाइट करने के लिए वी विल बी गिवन द 2 ईयर्स कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें गिवन होंगी लास्ट ईयर एंड करंट ईयर की, तो उनको हम कंपैरिजन करके इंक्रीज डिक्रीज मेजर कर लेंगे। तो क्वेश्चन का जब आप देखेंगे सिनेरियो तो समझ आएगी कि हाँ जी कैसे। अब आप देखें कि स्टॉक का जो इंक्रीज है उसको यहाँ पे लेस करवाया जा रहा है। तो ये आपने थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि जी स्टॉक का इंक्रीज लेस क्यों करवाया जा रहा है। तो सोचें, जब हमारे स्टॉक्स इंक्रीज होते हैं, लास्ट ईयर हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम था, करंट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे स्टॉक प्रॉपर सेल नहीं हो रहे, हमारा स्टॉक जो है वो पाइलअप हो रहा है, अनसोल्ड पड़ा हुआ है। तो स्टॉक का सेल ना होना इट मीन्स कि हमारा जो पैसा है वो स्टॉक की शक्ल में फंस गया हुआ है, हमारे इनफ्लोज प्रॉपर नहीं हो रहे। तो इनफ्लोज का रिड्यूस होना ये इटसेल्फ एक आउटफ्लो है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे लेस कर रहे हैं। इसी तरह से डेटर्स का इंक्रीज समझें। हमारे जब डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं, लास्ट ईयर से हमारे रिसीवेबल्स कम थे, करंट ईयर में जो हमारे रिसीवेबल्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, इट मीन्स व्हाट, कि हम लोग अपने कस्टमर से प्रॉपर रिकवरी नहीं कर पा रहे। हमारा जो पैसा है कंपनी का
वो ज़्यादातर कस्टमर्स के हाथों में फंसा हुआ है, मार्केट में फंसा हुआ है। तो अगेन क्या हुआ कि हमारे इनफ्लोज प्रॉपर नहीं हो रहे, तो इनफ्लोज का रिड्यूस हो जाना ये इटसेल्फ एक आउटफ्लो है। सो दैट्स वाई स्टॉक और डेटर्स का जो इंक्रीज होगा उसको हम लेस करेंगे। तो इसके फ़ौरन बाद डिक्रीज इन स्टॉक और डेटर्स, डिक्रीज इन स्टॉक और डेटर्स अगर मुझे समझ आ जाए कि जी इंक्रीज को लेस करवाना है, तो डिक्रीज ऑब्वियसली उसका अपोजिट होगा, उसने ऐड हो जाना है। इसके बाद आ जाए क्रेडिटर्स की जो वर्किंग है। अब क्रेडिटर्स अगर इंक्रीज हो जाए तो उसको ऐड करवाया जा रहा है। एक तो इसका ये भी टेक्निक है याद रखने की कि जी डेटर्स का इंक्रीज अगर लेस होना है तो क्रेडिटर्स का इंक्रीज ऐड होना है। एक तो ये टेक्निक है याद रखने की, लेकिन इसको थोड़ा समझें कि जी क्रेडिटर्स का इंक्रीज ऐड क्यों हो रहा है। अब क्रेडिटर्स के इंक्रीज करने का मीनिंग क्या है कि जी लास्ट ईयर्स हमारे पेएबल्स कम थे और करंट ईयर में हमारे पेएबल्स इंक्रीज हो गए हैं। तो पेएबल्स का इंक्रीज करना इट मीन्स कि वी आर नॉट पेइंग टू आवर सप्लायर्स, हम पे नहीं कर रहे, हम कंपनी का जो कैश है वो आउटफ्लो नहीं होने दे रहे। तो आउटफ्लोज हमारे कम हो गए हैं, हम कैश को अपने पास रोके हुए हैं, वी आर नॉट पेइंग टू द सप्लायर्स। तो आउटफ्लोज का रिड्यूस होना इटसेल्फ एक इनफ्लो है कि कंपनी का पैसा हमने रोका हुआ है, वी आर नॉट पेइंग प्रॉपरली टू द सप्लायर्स। तो इस तरह से हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्रेडिटर्स जो इंक्रीज होंगे इनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और अगर इंक्रीज इन क्रेडिटर्स समझ आ जाए कि इसने ऐड होना है तो जो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स होंगे वो लेस हो जाएंगे। इसके बाद द लास्ट वन एडजस्टमेंट है जी, इंटरेस्ट और टैक्स पेड की अमाउंट यहाँ पे लेस हो रही है। अब ये यहाँ पे क्यों लेस हो रही है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, इट वाज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। व्हाई वी टुक बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है इनकम स्टेटमेंट में जो हम इंटरेस्ट की अमाउंट लिखते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी पेड हो, हम जो एक्रूड एक्सपेंस होता है उसको भी वहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसी तरह से जो टैक्स की अमाउंट हम लेते हैं इनकम स्टेटमेंट में वो भी ज़रूरी नहीं कि जितनी इनकम स्टेटमेंट में टैक्स की अमाउंट नज़र आ रही है उतनी पेड भी हो। अगेन यहाँ पे एक्रूवल्स का इम्पैक्ट आ जाता है। दैट्स वाई हमने स्टार्ट किया था बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और हम एंड पे जब पहुँचेंगे तो यहाँ पे हम मैयर करेंगे कि एक्चुअली कितना इंटरेस्ट पे हुआ जो आउटफ्लो हुआ है, और एक्चुअली टैक्स कितना पे हुआ जो कि वाकई एक आउटफ्लो है। तो ये दोनों बारी बारी हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। तो इन तमाम एडजस्टमेंट्स को कंबाइन किया और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के साथ इसको जब हम सम अप करेंगे, इट कैन बी एडेड, इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड, इट डिपेंड्स ऑन के यहाँ पे क्या वैल्यूज़ हमारे सामने आई हैं। तो यहाँ पे एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब अगर ये जो फाइनल वैल्यू है अगर तो ये पॉजिटिव है, इट मीन्स के इनफ्लो ज़्यादा हुए हैं आउटफ्लोज कम हुए हैं, और अगर ये नेगेटिव हो जाए इट मीन्स के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के आउटफ्लोज ज़्यादा हुए हैं और इनफ्लोज कम हुए हैं। सो दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। आगे चलते हैं। फिर इज कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जैसा कि हमें पता है कि सेल्स और परचेजेस ऑफ नॉन करंट एसेट्स होते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी अपोजिट सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसा कि अगर कोई नॉन करंट एसेट सेल हुआ है तो ये एक इनफ्लो है, सो इसको हम ऐड कर देंगे। और अगर कोई नॉन करंट एसेट बाय हुआ है, परचेज किया है, तो नॉन करंट एसेट परचेज करने के लिए ऑब्वियसली एक आउटफ्लो होगा, तो वो आउटफ्लो को हम यहाँ पे लेस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर कोई डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है इट्स अगेन एन इनफ्लो, तो वो ऐड हो जाएगा। बट द क्वेश्चन इज कि ये जो डिविडेंड रिसीव्ड है ये हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की हेडिंग में क्यों ले रहे हैं। तो सोचें, अगर हमारी किसी अदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, हमने किसी कंपनी में शेयर्स बाय किए हुए हैं, तो वहाँ से जो मुझे डिविडेंड आएगा दैट इज़ माय इन्वेस्टमेंट इनकम। तो ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इसने यहाँ पे ऐड हो जाना है। तो ये एक फाइनल अमाउंट आ जाएगी नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब अगेन अगर ये फाइनल अमाउंट जो है अगर तो पॉजिटिव है तो इट मीन्स इनफ्लो ज़्यादा हुए हैं आउटफ्लोज कम हुए हैं, और अगर नेगेटिव हो जाए तो इट मीन्स के
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए आउटफ्लो ज़्यादा हुए और इनफ्लोज कम हुए। इसके बाद है जी कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इशू ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर, अगर शेयर्स इशू हुए हैं या डिबेंचर्स इशू हुए हैं या हमने लोन लिया है, तो ये किसी भी तरह का जो इनफ्लो है उसमें ऐड होना है। उसके बाद है कि हमने अगर डिबेंचर्स रिडीम करवा लिए हैं या लोन हमने रीपे किया है बैंक का, तो ये एक आउटफ्लो है, इसमें लेस हो जाना है। सो इन दिस वे नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की वैल्यू फाइनल हो जाएगी। तो अभी तक हमारे पास 3 वैल्यूज़ फाइनल हुई, net cash flows from operating activities, then net cash flows from investing activities, and then from financing activities। तो इन तीनों वैल्यूज को हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके अगर तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इट विल बी नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही हो तो वी विल से नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक दोनों को कंबाइन जब हम एक ही टर्म लिखते हैं तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखा जाता है। तो 3 सोर्सेज, 3 कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लोज, उनको हमने कंबाइन किया तो ये नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। फिर हम ओपनिंग बैलेंस लेंगे कैश इन हैंड कैश एट बैंक का। ओपनिंग बैलेंस विल बी ऑब्वियसली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि हमें 2 सालों की कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन होती है। तो जो लास्ट ईयर की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स गिवन होंगे, वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो नेट इंक्रीज डिक्रीज की अमाउंट आई है उसको जब हम इसके साथ कंबाइन करेंगे तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आएंगी। और ये जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, ये जो हमारी करंट ईयर की जहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे हैं, करंट ईयर की, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नजर आ रहा होगा, उसके साथ ये वैल्यू सेम होगी। दोबारा से समझ लें, ये जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आने हैं, दिस वैल्यू विल बी सेम विद करंट ईयर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम यूं एक्सप्लेन करेंगे कि थ्रू आउट द ईयर ये जो हमने फॉर्मेट डिटेल से समझा, दीज वर द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, एंड एट द एंड जो बैंक बैलेंस है वो इतना है। तो जो हमें क्लोजिंग डेट पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की अमाउंट नज़र आ रही होगी, कि बेसिकली उसकी पूरे साल की वर्किंग है, पूरे साल का ब्रेकअप है कि ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स या बैंक बैलेंस की अमाउंट है ये कैसे बनी। तो ये यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स विल बी सेम एज बैंक बैलेंस शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सो हियर आर नॉन करंट एसेट्स अकाउंट्स जो आपको ऑलरेडी आते हैं। हेडिंग इज इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो ये आपने बहुत अच्छे से देख लेने हैं, जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि नॉन करंट एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे आता है, क्लोजिंग क्रेडिट पे आता है। इफ देयर इज एनी न्यू परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ये डेबिट साइड पे आ जाएगा, और जो एसेट सेल हुआ वो क्रेडिट साइड पे आ जाता है। क्योंकि ये लेजर अकाउंट्स हमने बनाने हैं वाइल सॉल्विंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्वेश्चन, तो ये आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अभी आप देखें ना, आपने देखा कि यहाँ पे ब्रैकेट में जो है वो नॉन करंट एसेट्स का जो लेजर अकाउंट बनाया गया है, कॉस्ट अकाउंट है। कीप नोटेड कि ये अकाउंट हमें नेट बुक वैल्यू पे भी बनाना पड़ सकता है। तो वो फिर क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो नेट बुक वैल्यू पे होगा नॉन करंट एसेट्स का। इसी तरह से जो हम न्यू बाय करेंगे वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, और जो हम सेल करेंगे उस एसेट की फिर नेट बुक वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्ड एसेट की क्रेडिट साइड पे। और जो एनुअल डेप्रिसिएशन होगी, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, वो भी फिर उस नॉन करंट एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ही आ रही होती है। और जो क्लोजिंग बैलेंस नजर आएगा दैट विल बी ऑफ नेट बुक वैल्यू। तो इस वक्त ये कॉस्ट का लेजर अकाउंट है, नॉन करंट एसेट कॉस्ट, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं आपको नेट बुक वैल्यू का लेजर अकाउंट भी बना के सेंड कर दूं। उसके बाद है जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। वी नो वेल कि इसका ओपनिंग बैलेंस इट्स ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड, और जो एनुअल डेप्रिसिएशन होगी वो क्रेडिट साइड पे आएगी, और जो एसेट सेल हुआ उसकी
जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाती है, और ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देन डिस्पोजल अकाउंट, वी नो वेरी वेल कि जो एसेट सेल होता है उसकी कॉस्ट डेबिट पे और सोल्ड एसेट की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट पे। जितने का एसेट सेल हुआ, सेल प्रोसीड्स ऑफ द सोल्ड एसेट, सोल्ड नॉन करंट एसेट, वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। और हमने सीखा था कि जो पार्ट एक्सचेंज होता है, तो जो पार्ट एक्सचेंज वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाती है इफ देयर इज अ पार्ट एक्सचेंज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अब अगर क्रेडिट साइड हैवी हो जाए तो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी प्रॉफिट, और डिस्पोजल अकाउंट में वो डेबिट साइड पे नज़र आ रहा होगा। और अगर क्रेडिट साइड डाउन हो तो द डिफरेंस विल बी लॉस एंड दैट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्पोजल अकाउंट। उसके बाद है जी इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट और टैक्स पेएबल अकाउंट। तो ये हमें क्यों बनाना है, ताकि हम एक्चुअली इंटरेस्ट पेड अमाउंट या टैक्स पेड अमाउंट आइडेंटिफाई कर सकें। तो अगर हमें कोई ओपनिंग पेएबल दिया हुआ है इन द प्रीवियस ईयर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो वो ओपनिंग पेएबल क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्लोजिंग पेएबल डेबिट साइड पे, और जितनी अमाउंट इनकम स्टेटमेंट को चार्ज हुई, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे टैक्स हो, वो इधर क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह से जो बैलेंसिंग फिगर होनी है वो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगी द एक्चुअली पेड अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, और ये वो अमाउंट होती है जो कि हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में सब्ट्रैक्ट करवानी है। सो ये थोड़े इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट्स थे जो हमने बनाए। इनको आपने बहुत अच्छे से रिव्यू करना है, फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझना है। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। सो ये वर्कशीट्स आपको सेंड कर दी जाएंगी, आपने इस पर मैक्सिमम एफर्ट करनी है कि ये फॉर्मेट और ये वर्किंग आपको सारी याद हो जाए, ताकि ड्यूरिंग क्वेश्चन डिस्कशन आप कंफ्यूज ना हो। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज़।